गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, पैट के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है हरित क्रांति। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसे दे रखा है हरित क्रांति। और हरित क्रांति से एग्जामिनर को कुछ खास ही लगा है, वो यहाँ से सवाल जरूर पूछते हैं। और हर बार बच्चे हरित क्रांति से सवाल गलत करके जरूर आते हैं, क्योंकि वो नॉर्मन बोरलैग और एम एस स्वामीनाथन के अलावा हरित क्रांति के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा डिटेल मालूम नहीं होती है। तो देखिए, हम कवर करते हैं टॉपिक अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये होलिस्टिकली जो है पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको इसके फायदे, इसके नुकसान, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, और अगर आपको कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ लिखना भी पड़े तो आपके पास नॉलेज जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसकी हिंदी है आपकी हरित क्रांति। हरित का मतलब यहाँ दिखा रहा है एग्रीकल्चर में, कृषि में। क्रांति दिखा रहा है किसी बहुत बड़े बदलाव को, यानी कि ये वो समय है जब हमने एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करी। समय कौन सा है? 1966, 67, 68 का टाइम पीरियड है। इस समय पर हमने बहुत बड़े बदलाव की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बड़े बदलाव की जरूरत के कई कारण थे। कौन कौन से कारण थे देखिएगा। 1966 में आप बताइए, या 1965 के समय पर इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का आपको वो नारा पता होगा, जय जवान और जय किसान। यानी कि इनके मेन जो दो फोकस हैं वो है आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि दिख रहा है जय जवान से, और जय किसान अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि 1966 का समय ये वो समय है जब इंडिया में, एक तो आपको याद होगा 1965 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इस पाकिस्तान का समर्थन करने वाला एक देश था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया को एक गेहूं बेचता था जिसका नाम था PL 480। तो हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम था, जब भी हम किसी दूसरे देश से गेहूं खरीद रहे हैं। तो 96 का टाइम पीरियड वो है जब हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, नंबर एक। नंबर दो, हमारे खुद के देश में उत्पादन जो है वो उतना नहीं था कि हम अपनी ही जनसंख्या का पेट भर सकें। और नंबर तीन, हमारी दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता थी। तो हमने ये सोचा कि हम अपने देश में ही उत्पादन बढ़ाएंगे, अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरेंगे, और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो हम कम करेंगे। क्योंकि उस समय पर 1965 में अमेरिका ने इंडिया से कहा कि आप युद्ध तुरंत रोक दो, वरना हम आपको PL 480 गेहूं नहीं देंगे। हमें खुद भी समझ में आ गया कि दूसरे देश के ऊपर निर्भरता जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सब जरूरतों को महसूस किया गया, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया, और हमने एक स्कीम चलाया, प्रोग्राम चलाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें हमारा मेन फोकस था मशीन आदि का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से उत्पादन अपने देश में आप जो है वो बढ़ाओ। तो हरित क्रांति क्या चीज है? हरित क्रांति है मशीन आदि का इस्तेमाल करके, अच्छे अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके अपने ही देश में उत्पादन को बढ़ाओ। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, MS स्वामीनाथन। ये एक वैज्ञानिक थे। इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आई कि किस तरीके से भारत में उत्पादन बढ़ाया जाए। आप बताइए। MS स्वामीनाथन ने सोचा कि मैं देखता हूं विश्व में क्या स्थिति है। ये मैक्सिको गए। मैक्सिको में एक व्यक्ति पहले से काम कर रहा था, नॉर्मन बोरलैग उस व्यक्ति का नाम था। नॉर्मन बोरलैग रहने वाला USA का था, इसका जन्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये अपनी जो मेजर रिसर्च कर रहा था वो मैक्सिको में रिसर्च कर रहा था। MS स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलैग से मिले। ये वाला फोटो है, ये है आपके MS स्वामीनाथन, ये है नॉर्मन बोरलैग, और ये है आपके गेहूं के पेड़। इन दोनों ने जो है काफी बातचीत करी। नॉर्मन बोरलैग ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक गेहूं का बीज दूंगा जिस पर मैंने काम करे हैं, और ये बीज नॉर्मल गेहूं के बीज से काफी अलग है। ये आपको उच्च उत्पादन देगा। उच्च उत्पादन का मतलब है, अगर आप नॉर्मल गेहूं के बीज को बोएंगे और आपको 10 क्विंटल गेहूं मिल रहा है, तो जो बीज मैं आपको दूंगा ये 20 क्विंटल उत्पादन देगा। इसे बोला इन्होंने हाई ईल्ड। ईल्ड मतलब लाभ, हाई मतलब उच्च। इस बीज को कहा गया हाई ईल्ड वैरायटी। बीज को इंग्लिश में बोलते हैं सीड, शॉर्ट में बोलते हैं HYV सीड। तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड नॉर्मन बोरलैग ने किसे दिया? आपका ये MS स्वामीनाथन को। ये हाई ईल्ड वैरायटी सीड भारत में लाया गया। इसकी खास बात क्या थी हाई ईल्ड वैरायटी सीड की? सबसे पहले इसकी हाइट थी कम। नंबर दो, इसमें बीमारियां आसानी से नहीं लग रही थी, कम बीमारियां लग रही थी। लेकिन इसे पानी ज्यादा चाहिए था, और इसे खाद ज्यादा चाहिए था। हाइट कम होने से भी कुछ इसके फायदे थे। अगर पेड़ की हाइट कम रहेगी तो जो हवा तीव्र गति से चल रही है, जो पवन तीव्र गति से चल रही है, वो नुकसान कम करेगी। बीमारियां कम लगेंगी, तो सिंपल सी बात है, उत्पादन जो है वो बढ़ेगा ही। तीसरा, लेकिन इसे पानी ज्यादा चाहिए और इसे खाद ज्यादा चाहिए।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप याद रखना हाई यील्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया गया। हाई यील्ड वैरायटी सीड की एक खास बात है याद रखना, तो इसकी हाइट कम थी, शॉर्ट था ये, इसलिए इसे ड्वार्फ बोला गया। ड्वार्फ मतलब बौना, बौना पौधा। बीमारियां इसमें कम लगेंगी, पानी से ज्यादा चाहिए, इसे खाद जो है वो ज्यादा चाहिए। ओके, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद इसमें हमने सीखा कि इसमें हम लोग करना क्या चाह रहे थे। फिर उसके बाद हमने इसके स्टेप्स देखे कि किस तरीके से कौन किससे मिला। फिर हमने देखा HYV सीड क्या होते हैं और ये इंडिया में आए। नाउ अब मैंने इसमें आपको 2-3 बातें बताई। मैंने आपको बताया इस बीज को पानी ज्यादा चाहिए और इस बीज को खाद भी ज्यादा चाहिए। अब सिंपल सी बात है, आप एक बात समझिए, अगर पानी चाहिए तो जल का क्या होगा? दोहन होगा। अगर बहुत ज्यादा पानी की मात्रा चाहिए तो जिस खेत में भी आप उगाएंगे उस खेत के नीचे जितना भी भूमिगत जल हुआ उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अगर मैं नुकसान की बात करूं, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े हरित क्रांति के? सबसे पहला, जल का अधिक दोहन हुआ। क्यों? क्योंकि इन हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज थे इन्हें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए थी। दूसरी चीज, अगर आप मिट्टी में बहुत ही ज्यादा खाद आदि का इस्तेमाल करेंगे तो मृदा क्षरण होगा। मृदा क्षरण का मतलब है भूमि की जो मिट्टी है उसमें क्वालिटी में उसकी गिरावट आ जाएगी। अगर पहले वो 10 किलो अनाज उत्पन्न कर रही थी, अब वो 6 किलो अनाज उत्पन्न करेगी। तो जल का दोहन होना, मृदा का क्षरण होना, और मैंने इसमें आपको एक चीज और बताई, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा मशीनों का आप खुद सोचिए इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो जो पहले व्यक्ति काम कर रहा था उसकी जगह अगर मशीन आ गई है, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर गिर जाएगा। नेक्स्ट चीज, इसका जो फायदा मिला, 3 एरिया को फायदा मिला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। नक्शे पे अगर आप देखेंगे हरियाणा यहाँ मिलेगा, पंजाब आपको यहाँ मिलेगा और उत्तर प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा। पूरा उत्तर प्रदेश को फायदा नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के उस हिस्से को फायदा मिला जो हरियाणा और पंजाब के नजदीक है, यानी कि पश्चिमी यूपी को। नक्शे में आप देख सकते हैं ये 3 क्षेत्र थे जिन्हें हरित क्रांति से अधिक लाभ मिला, पंजाब, हरियाणा और आपका ये पश्चिमी यूपी। इन 3 क्षेत्रों को ये अधिक लाभ क्यों मिला? क्योंकि हरित क्रांति के लिए किस चीज की जरूरत थी? मशीनों की जरूरत थी। हरित क्रांति के लिए किस चीज की जरूरत थी? खाद की जरूरत थी। तो ट्रैक्टर आदि वही व्यक्ति खरीद सकता है, वही किसान खरीद सकता है जो पहले से अमीर होगा, जिसके पास पहले से पैसा होगा। अंग्रेजों के टाइम से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान पहले से ही अमीर किसान रहे हैं। तो ये मशीन भी खरीद पाए, ये अच्छा अच्छा खाद भी खरीद पाए, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड भी खरीद पाए। तो फायदा भी इन 3 क्षेत्रों को ही मिला, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी। ओके, तो इसका एक नुकसान ये भी है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी को ही इसका लाभ मिला। मशीनों का अधिक इस्तेमाल हुआ तो रोजगार लोगों का कम हुआ, खाद का अधिक इस्तेमाल हुआ तो मृदा की क्वालिटी गिरी, और पानी का भी बहुत अधिक इस्तेमाल जो है वो हुआ। फिर नेक्स्ट चीज, इसमें सिर्फ कुछ ही फसलों को फायदा मिला, बाकी फसलों पे ध्यान दिया ही नहीं गया। 2 मेन फसलें, एक तो गेहूं और एक आपका चावल, बस इन दोनों के ही उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई, बाकी और फसलों के उत्पादन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब ये वो एरिया है जहां पर आज भारत का सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों में ये अग्रणी राज्य हैं। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? सिर्फ कुछ ही फसलों को फायदा हुआ, सिर्फ कुछ ही किसानों को फायदा हुआ जो कि अमीर किसान थे, सिर्फ उसी क्षेत्र को फायदा हुआ, रोजगार लोगों का घटा, मृदा का क्षरण हुआ और जल का जो है वो दोहन हुआ। इसके लाभ क्या हुए? सिंपल सी बात है, आपका मेन पर्पस क्या था? उत्पादन को बढ़ाना। तो हमारे यहाँ पर उत्पादन बढ़ गया। 1966, 1967, 1968 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर जो गेहूं का उत्पादन था एक साल में वो था 24 मिलियन टन, आज ये हो गया है 112 मिलियन टन। चावल की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर चावल का उत्पादन था लगभग 31 मिलियन टन, आज ये हो गया लगभग 120 मिलियन टन। सिंपल सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की इनकम जो है वो भी बढ़ेगी। मशीन ज्यादा बिकेंगी तो सिंपल सी बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो टाटा है, जो जो कंपनी है जो ट्रैक्टर बना रही है, उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बेनिफिट हुआ, किसानों की भी इनकम बढ़ी, फसलों का उत्पादन तो सिंपल सी बात है वो भी बढ़ा। तो ये चीजें थी जो इसके लाभ भी देख लिए हमने, इसके हानि भी देख लिए। भारत में जो मेन व्यक्ति था जिसने इस चीज को प्रमोट किया वो थे MS स्वामीनाथन, और विश्व में वो व्यक्ति जिसने इन सब चीजों को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया, उनका नाम था नॉर्मन बोरलैग। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है वो ना तो MS स्वामीनाथन ने दिया था, ना ही नॉर्मन बोरलैग ने दिया था, वो एक व्यक्ति थे विलियम गॉड। तो 3 नाम आप याद रखना, भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलैग जो कि USA से थे, और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने।
ठीक है, ओके। इसके पॉजिटिव भी देख लिए हैं, इसके हमने नेगेटिव भी देख लिए हैं। ये पेस्टिसाइड का और खाद का इस्तेमाल जो है बहुत अधिक हो रहा है, जिससे मिट्टी की क्वालिटी वगैरह जो है वो गिर रही है। ये एक और फोटो है आपके नॉर्मन बोरलॉग का। तो हमने क्या कंक्लूजन देखा? कंक्लूजन हमने देखा मशीनों आदि का अधिक इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाने का एक जो पूरी हमने योजना चलाई थी, इसे बोला हरित क्रांति। ये 10, 20, 30 साल का समय था पूरा, ऐसा नहीं है कोई 1 साल का समय था। सिंपल सी बात है, उत्पादन कोई एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं ना, 1 साल में बढ़ेगा। तो लगभग 1966 से लेकर 1980 तक हरित क्रांति ही चलती रही। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी हरित क्रांति को लेकर आया जाए। क्यों? क्योंकि पहली हरित क्रांति से सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों को फायदा हुआ, कुछ ही फसलों को फायदा हुआ। अब हम ऐसी हरित क्रांति लेकर आएंगे जो और क्षेत्रों को भी फायदा हो, दक्षिणी भारत को फायदा हो, पूर्वी यूपी को फायदा हो, गेहूं और चावल के अलावा और भी फसलों को फायदा हो। ओके, डन। पॉजिटिव नेगेटिव सब देख लिए। अब आप देखना, ये छोटी सी वीडियो के बाद आप कितने सारे क्वेश्चन हरित क्रांति के खुद ही कर पाएंगे। डन। ये वो दिखा रहा है कि 1950 के समय से लेके 2011 तक आप देखेंगे ये वाला जो है पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस स्तर से जो है वो उत्पादन जो है फसलों का नहीं बढ़ा है, इसलिए चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, इंग्लिश के क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिसने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की टर्मिनोलॉजी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो सिर्फ गेहूं चावल इन्हीं फसलों को फायदा मिला है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कोशिश की जा रही है एक नई क्रांति की जाए जिसमें सभी फसलों को फायदा मिले। ये MS स्वामीनाथन ने शब्द यूज किया है। फादर कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन की? पूरी दुनिया में MS स्वामीनाथन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारत में है। आंसर है नॉर्मन बोरलैग। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलैग नाम का व्यक्ति किस देश से बिलोंग करता था? इसकी कंट्री में बता चुका हूं आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैक्सिको नहीं लगाना है, मैक्सिको में जॉब करता था, रिसर्च करता था। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के भारत में पिता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। दोबारा आ गया सवाल। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऑप्शन 1, हरे खाद का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाओ, हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम था, या पेड़ वेड़ ज्यादा लगाओ। सिंपल सी बात है, खाद वाद हरे खाद का इस्तेमाल करो, पेड़ वेड़ लगाओ, ये तो है नहीं। या तो अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करो और हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम। इनमें दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है? हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम। अधिक फसलें उत्पादन, हाँ ठीक है, उत्पादन करना है, ठीक है ये है, लेकिन ये ज्यादा बेटर आंसर है। हाई ईल्ड वैरायटी प्रोग्राम था एक। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे भारत में हुआ जिसमें हाई ईल्ड वैरायटी सीड का हमने इस्तेमाल करा, वो कौन सी फसल की सीड का इस्तेमाल करा? बाजरों के, दाल के, गेहूं के या तिलहन के? सिंपल सी बात है, गेहूं। नेक्स्ट, कहां पर मुख्यतः ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे पहले शुरुआत हुई? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार। देखिए 3 हमने जगह देखी हैं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा और पंजाब। ना तो इसमें हरियाणा है ऑप्शन में, ना पश्चिमी यूपी है, आंसर हो गया पंजाब। नेक्स्ट, ये NCERT के क्वेश्चन है, NCERT की इकोनॉमी जो क्लास 9th की है उसके क्वेश्चन हैं ये। आप इन्हें सॉल्व कीजिए, आप देखना है सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, जबकि मैंने आपको ये डायरेक्टली नहीं बताए हैं। नेक्स्ट, भारत के किन क्षेत्रों में सबसे पहले आधुनिक कृषि पद्धति मशीनों आदि का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ? पूर्वी यूपी और बिहार, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले हुआ, मशीनों का इस्तेमाल पहले हुआ, वही इसका आंसर पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी। नेक्स्ट, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन 1, इसने 20वीं सदी का मतलब वही है 1900 से लेके आपका 1999 का टाइम पीरियड, तो हरित क्रांति इसी बीच में चला है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 20वीं सदी के मध्य में फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत करी। इसके तहत हमने, सिंपल सी बात है, अधिक उत्पादन देने वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी सीड और कृषि तकनीक ट्रैक्टर आदि का काफी इस्तेमाल करा। यस। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों की जो बढ़ती मांग थी उन्हें पूरा किया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बढ़ती मांग थी, बिल्कुल सही है, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या थी। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरक, ये जो पेस्टिसाइड और इन सब का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, माइक्रोबियल गतिविधि में वृद्धि, नंबर 2, मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि, नंबर 3, मृदा का क्षरण, नंबर 4, बेहतर पोषक तत्व धारण क्षमता बढ़ेगी। माइक्रोबियल गतिविधि का मतलब उसके अंदर जो छोटे मोटे जीव कीड़े मकोड़े वो हैं, उनकी एक्टिविटीज में कुछ वृद्धि हो जाएगी।
अगर रासायनिक उर्वरक आप लंबे समय तक मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी के लिए हानिकारक चीज है, मृदा क्षरण होगा, मिट्टी की क्वालिटी में जो है वो घटाव आएगा। नेक्स्ट, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है, हरित क्रांति के नुकसान के बारे में पूछ रहा है ये। पहला, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के गहन और निरंतर उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई, यस और नो? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इससे जल स्तर में गिरावट आई, क्योंकि अधिक उपज देने वाली जो फसल की किस्मों को हम लेकर आए उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती थी, जिससे अत्यधिक भूजल दोहन हुआ। बिल्कुल करेक्ट है। इसके परिणाम ये निकले कि प्लेग और हैजा जैसी महामारियां उत्पन्न होती हैं। प्लेग और हैजा का हरित क्रांति से कोई संबंध नहीं था, इसलिए 1 और 2 हमारे सही हैं। इसने पूछा कथन सही कौन सा है, तो केवल 1, केवल 2, तीनों, कोई नहीं। ये कैसे ऑप्शंस होंगे? ये ऑप्शंस, चलिए ये ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई होगी टाइप करने में उससे, तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी सही है, इसमें स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 इसमें गलत है। देखिए अब जो आपका एग्जाम हो गया ना, पैट का एग्जाम भी, आपको यूपी की कोई सी भी अगर आपको जॉब लेनी है, आपको पैट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसमें आपको अच्छे नंबर लाने हैं। जनरल नॉलेज में अच्छे नंबर लाए बिना आप पैट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और इवन आप लास्ट ईयर का पैट का आप पेपर देखिएगा, मैं खुद ये अचंभित हो गया। अब वो कूट वाले सवाल दे रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, वो कंसेप्चुअल सवाल दे रहे हैं। अब वो नॉर्मन बोरलैग और एम एस स्वामीनाथन के नाम से बहुत ऊपर हट चुके हैं, कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं। अब वो चीजों के लाभ, चीजों के नुकसान, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुए, वो ये पूछ रहे हैं। वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, वो ऐसे पूछ रहे हैं स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित में से क्या क्या परिणाम थे, स्वदेशी आंदोलन से क्या क्या लाभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन के क्या क्या बदलाव हुए। तो आपको इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत है और ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जरूरत है जो आपको करनी पड़ेगी भाई। अब देखो बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर एक बुक बताइए जनरल नॉलेज की पैट के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी किताब है जो इतनी सारी चीजें वो इंक्लूड करके आपको सब बता रही है। इसलिए मैं बच्चों को ये चीजें बुक के बारे में बता ही नहीं पाता हूँ। तो भाई यही चीज है, पैट का एग्जाम बार बार आना है, आप एक जगह से पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए, बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहिए। सिर्फ ये रट्टाफिकेशन, विलियम गॉड, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलैग रटने से काम नहीं चलेगा। अभी आपने भले ही इसमें आधा घंटे दिया, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे के 10 साल के लिए आपका प्रिपेयर हो गया है। कोई भी एग्जाम हो, पैट का कितनी बार भी एग्जाम हो, ये मोर देन सफिशिएंट होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसे ही करके एक 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 जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं वो हमें कवर करने हैं। और ये जो मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस कराए हैं ना, मैं एक वेबसाइट पे इन क्वेश्चंस को अपलोड करवाऊंगा। इसमें आप खुद से ए बी सी डी उस पर टिक कर सकेंगे, उसके बाद चेक कर सकेंगे आपने कौन से सही करे और कौन से गलत करे हैं। और वो कितनी भी बार आप कर सकेंगे, ऐसा नहीं है एक बार आपने सॉल्व कर दिया है तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आप सभी के लिए। तो ये है, आप लोग पढ़ते रहिए, जितना मुझसे हेल्प होगी, जितना सरल से सरल शब्दों में मैं आपको चीजों को समझा सकता हूँ उतना मैं समझाऊंगा। बाकी देखिए मेहनत आप लोगों को करनी है। एंड ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।